हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे थ्रेड्स के बारे में। थ्रेड्स क्या होते हैं? दे आर लाइट वेट प्रोसेस। वेट का मतलब लेस कॉन्टेक्स्ट। सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस और टू काइंड्स ऑफ थ्रेड्स। वन इज सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एंड अदर इज मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में क्या होता है कि केवल एक थ्रेड रहेगा पूरे सिस्टम में जो कि प्रोसेस को चला रहा होगा। तो कोड, डेटा एंड फाइल्स, ये तीनों चीज़ें शेयर्ड होती हैं एंड स्टैक्स एंड रजिस्टर्स आर सेपरेट फॉर टू सेपरेट थ्रेड्स। सिंस यहाँ पे केवल सिंगल थ्रेड है तो एक स्टैक और एक रजिस्टर होगा। कमिंग ऑन टू दी मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, अगर आप देखो तो कोड, डेटा और फाइल्स ये शेयर्ड होती हैं अमंग दी थ्रेड्स, लेकिन स्टैक और रजिस्टर अलग अलग होता है सारे थ्रेड्स का। सो दिस इज अ टू थ्रेडेड प्रोसेस, इसलिए स्टैक वन रजिस्टर वन एंड स्टैक टू रजिस्टर टू। नाउ कमिंग ऑन टू दी एडवांटेजेस ऑफ अ थ्रेड। एडवांटेजेस क्या होते हैं थ्रेड के? एक होता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो अगर एक थ्रेड कंप्लीट हो चुका है तो वो उसका आउटपुट शो करेगा, इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अ प्रोसेस। दूसरा है लेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम का ये मतलब होता है कि सिंस लेसर कॉन्टेक्स्ट है किसी थ्रेड का एज कम्पेयर टू द प्रोसेस, इसलिए उसे कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम करने में भी कम टाइम लगेगा। रिसोर्स शेयरिंग, द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस विल बी शेयर्ड अमंग द थ्रेड्स। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी गिवन प्रोसेस में वो पूरे थ्रेड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, अगर मल्टीपल प्रोसेसर या मल्टीपल कोर्स हैं सिस्टम में तो हर कोर पे या हर प्रोसेसर पे हम एक थ्रेड चला सकते हैं, तो इसीलिए यूटिलाइजेशन हो जाता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स का। नाउ इम्प्लीमेंटिंग द थ्रेड्स इज वेरी इकोनॉमिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि लेस कॉन्टेक्स्ट होता है और कई सारे थ्रेड्स को हम जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए चला सकते हैं, तो हमारा थ्रूपुट भी बढ़ जाता है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि देयर इज एन एनहांस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। सो इफ द थ्रेड्स आर कॉल्ड एज जॉब्स देन द नंबर ऑफ जॉब्स पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, सो थ्रूपुट इंक्रीजेस। तो थ्रेड्स अब दो तरीके के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स के बीच का डिफरेंस। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या होता है? जो कि यूज़र लेवल पे क्रिएट होता है, एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स ये जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे क्रिएट होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द यूज़र लेवल थ्रेड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम व्यूज यूज़र लेवल थ्रेड्स एज प्रोसेस ओनली। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो थ्रेड्स हम यूज़र लेवल पे क्रिएट करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान नहीं पाता है, इसलिए हर थ्रेड को वो प्रोसेस की ही तरह एग्जीक्यूट करता है रादर देन एग्जीक्यूटिंग ऑन पैरेलल प्रोसेसर्स लाइक अ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट। अब कर्नल लेवल थ्रेड्स जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही क्रिएट होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको थ्रेड की तरह ही व्यू करता है। यूज़र लेवल थ्रेड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड्स का ये मतलब होता है कि लेट्स से वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, 10 इंस्ट्रक्शन है तो 5 इंस्ट्रक्शन थ्रेड वन में, 5 इंस्ट्रक्शन थ्रेड टू में। तो हो सकता है कि थ्रेड वन के जितने सारे इंस्ट्रक्शंस हों उसमें से कोई एक वेरिएबल यूज़ हो रहा हो थ्रेड टू में, तो दैट इज़ वाई दे आर डिपेंडेंट थ्रेड्स। नाउ कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं? दीज आर इंडिपेंडेंट थ्रेड्स। इंडिपेंडेंट थ्रेड्स होने का ये मतलब होता है कि जो थ्रेड वन में काम हो रहा है उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है थ्रेड टू के काम होने पे। तो बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट एंड एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली। यूज़र लेवल थ्रेड्स में लेस कॉन्टेक्स्ट होता है क्योंकि हम एक पूरे प्रोसेस को थ्रेड्स में तोड़ रहे होते हैं, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड्स में मोर कॉन्टेक्स्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हमें यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाना पड़ता है, देन वहाँ थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसलिए इसमें मोर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। यूज़र लेवल थ्रेड्स का एक और एडवांटेज है कि डजेंट रिक्वायर हार्डवेयर सपोर्ट। हार्डवेयर से इसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि यूज़र लेवल थ्रेड जो है वो यूज़र के लेवल पे क्रिएट होता है, जिसका मतलब ये है कि उसको हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसको हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि कर्नल चूंकि ओएस लेवल पे क्रिएट होता है और ओएस हमेशा इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से, तो दैट इज़ वाई द कर्नल लेवल थ्रेड्स रिक्वायर द हार्डवेयर सपोर्ट। मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी जो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी मेमोरी और द रैंडम एक्सेस मेमोरी।
सो सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी देख सकते हैं मेमोरी की क्या होती है। तो फंक्शनैलिटी वाइज ये क्या करता है कि प्रोसेसर्स को मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट होती है, जिसका मतलब कि जो स्पेस है वो एलोकेट या डी एलोकेट होता है। एलोकेट होने का मतलब कि आपने वो पर्टिकुलर प्रोसेस को कुछ चंक ऑफ मेमोरी दे दी, एंड डी एलोकेट मेमोरी का ये मतलब होता है कि आपने वो उस प्रोसेस से जो मेमोरी उसको अलॉटेड थी वो खींच ली का सेंस ये है कि आपने उसको वापस ले लिया। नाउ गोल, what is the goal of the memory management? Efficient utilization of memory by minimizing the internal and external fragmentation। अब ये internal और external fragmentation क्या होता है ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस ये देखते हैं कि ये किसी तरीके का ओवरहेड होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसी को मिनिमाइज करता है मेमोरी एंड कॉज करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अब फ्रेंड्स यहाँ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और उनका कन्वर्टेड फॉर्म दिया हुआ है। अगर 2 की पावर 10 है देन इट इज इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 3 एंड इट्स नोन एज 1k। 2 की पावर 20 है देन इट इज नोन एज 1m। 2 की पावर 30 है देन इट इज नोन एज 1g। अब फ्रेंड्स यहाँ जो मेमोरी है दैट इज बाइट एड्रेसेबल एज वेल एज वर्ड एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का ये मतलब होता है कि जो गिवन चंक ऑफ मेमोरी है दैट इज नोन एज बाइट्स, और वर्ड एड्रेसेबल का ये मतलब होता है जो गिवन चंक ऑफ मेमोरी है दैट इज नोन एज अ वर्ड। तो अगर हम ये कंसिडर करें मेमोरी को, तो मेमोरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट का साइज 16 बिट्स है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी कितनी होगी 8 इंटू 16 बिट्स विच इज इक्वल टू 8 इंटू 16 बाई 8 बाइट्स विच इज इक्वल टू 16 बाइट्स। तो कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी ये होती है कि नंबर ऑफ सेल्स, जितने सेल्स हैं इसमें, मल्टीप्लाइड बाय द वर्ड साइज, वेयर वर्ड साइज हियर इज 16 बिट्स। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें ये कह रहा है कि कंसीडर अ सिस्टम विद 128k वर्ड्स where each word has a size of 64 bits, then what is the memory capacity? तो अगर हम यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी देखें देन इट इज इक्वल टू 128 इंटू 64। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 20 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 MB। Now consider another question. Consider a system with 512 M words. M का मतलब 1 mega word and it is equivalent to 2 की power 20. Word size is 16 bytes, then capacity of the memory. So it is 512 into 2 to the power 20 for 1 M multiplied by 16 bytes which is equivalent to 2 to the power 33 bytes which is 8 GB. देखेंगे लोडिंग एंड लिंकिंग, जो कि दो पार्ट्स में है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो सबसे पहले हम स्टैटिक वाला पार्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मेन फंक्शन है मेन, एंड देन यू हैव सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक int x है, x इक्वल्स टू ऐड है एंड सो ऑन। देन ये जो ऐड है इसका अलग से कई फंक्शन बना हुआ है, इंट ऐड एंड रिटर्न टोटल। तो कंपाइलेशन के टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ऐड जो होता है ऐड का पूरा कंटेंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड और एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी वॉट एवर विल बी देयर। सो द लोडिंग एंड लिंकिंग वर्क्स इन दिस वे। अब लोडिंग और लिंकिंग में सबसे पहले हम स्टैटिक देखते हैं। स्टैटिक में कि इफ़ वी आर लोडिंग द इंटायर प्रोग्राम इनटू द मेमोरी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम जो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, जबकि अगर हमें किसी चीज़ को रन करना है तो उसका मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में होना ज़रूरी है। तो प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले आते हैं। तो अगर इंटायर प्रोग्राम को हम एक साथ लेते आते हैं सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, देन इट इज नोन एज स्टैटिक। स्टैटिक लोडिंग सफर्स फ्रॉम इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इसका ये मतलब होता है कि जब भी हमारा स्टैटिक मेमोरी यूज होता है तो स्टैटिक लोडिंग होता है, तो अगर कोई पार्ट ऑफ प्रोग्राम चल रहा है और पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं चलता है उसको मेन मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसको एज अ ओवरहेड रख रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट सफर्स फ्रॉम इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेन मेमोरी। देन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्यों फास्ट होगा फ्रेंड्स? क्योंकि अगर पूरा प्रोग्राम एक मेमोरी में है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी में आ चुका है, तो बार बार हमें सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को फेच नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर। लिंकिंग क्या होता है? लिंकिंग का मतलब कि जितने भी मॉड्यूल्स और मेथड्स एक्सटर्नली यूज्ड हैं, जो हेडर फाइल्स होती हैं एंड सो ऑन, उसको हम क्या करते हैं कि अपने कोड में बस हैश इंक्लूड करके लिखते हैं सी सिंटैक्स में, तो उसका सारा कोड उस पोजीशन पे आके स्टोर हो जाता है। एंड लिंकिंग इज डन ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम। इफ स्टैटिक लोडिंग इज यूज्ड, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे स्टैटिक लोडिंग, देन अकॉर्डिंगली स्टैटिक लिंकिंग विल बी अप्लाइड। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द स्टैटिक लिंकिंग एंड स्टैटिक लोडिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक लिंकिंग एंड डायनेमिक लोडिंग। तो लोडिंग द प्रोग्राम ऑन डिमांड इनटू द मेमोरी, इसका ये मतलब होता है कि सेकेंडरी मेमोरी से जब हम मेन मेमोरी पे प्रोग्राम ट्रांसफ़र करते हैं तो पूरा एक साथ नहीं करते हैं, केवल उतना ही प्रोग्राम ट्रांसफ़र करते हैं जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होता है। और जैसे जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आगे बढ़ता जाता है, हम डिमांड पे क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में भेजते रहते हैं पूरे कोड को। देन दिस इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी, क्योंकि हम सारा प्रोग्राम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी स्लोअर बिकॉज इन केस अगर एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम को दूसरे पार्ट से इंटरेक्ट करना है, देन द प्रॉब्लम विल बी देयर बिकॉज हमें सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट को भी। तो इफ डायनेमिक लोडिंग इज यूज, देन अकॉर्डिंगली डायनेमिक लिंकिंग विल बी अप्लाइड। इसका मतलब ये होता है कि अगर डायनेमिक लोडिंग है तो डायनेमिक लिंकिंग उसके साथ अप्लाई होगा। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स इन द रियल वर्ल्ड दे यूज डायनेमिक लोडिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग कॉन्सेप्ट। अब आता है एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग का ये मतलब होता है कि आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एक्चुअल फिजिकल मेमोरी लोकेशंस, तो फिजिकल मेमोरी में कुछ लोकेशंस होते हैं, अगर आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को उस फिजिकल मेमोरी लोकेशन में एसोसिएट कर पाते हो, देन इट इज नोन एज एड्रेस बाइंडिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एड्रेस बाइंडिंग, वन इज कंपाइल टाइम, लोड टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है? इफ द कंपाइलर टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, अगर कंपाइलर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसे एसोसिएट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा को, तो उसको कहते हैं कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। और दिस टाइप ऑफ एड्रेस बाइंडिंग इज डन बिफोर लोडिंग द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। जब प्रोग्राम को हम लोड नहीं किए हुए होते हैं प्राइमरी मेमोरी से, उसके पहले ही ये एड्रेस बाइंडिंग एसोसिएट करता है। द कंपाइलर नीड्स टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर टू परफॉर्म कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो जो कंपाइलर होता है, इट नीड्स टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर, जिसको हम लोडर भी कहते हैं, ताकि वो कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग कर पाए। अब लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है? जिस टाइम हम प्रोग्राम को लोड कर रहे होते हैं मेन मेमोरी में, उस टाइम पे जो एड्रेस बाइंडिंग की जाती है, दैट इज नोन एज लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। तो दिस टाइप ऑफ एड्रेस बाइंडिंग इज डन बाय लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर। अब रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है? ये इस तरीके की एड्रेस बाइंडिंग होती है जिसमें इवन आफ्टर लोडिंग द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी, हम उसको एड्रेस बाइंड नहीं करते हैं। एकदम लास्ट में जब एग्जीक्यूशन होना होता है, उस टाइम पे हम उसकी एड्रेस बाइंडिंग करते हैं। तो एड्रेस बाइंडिंग इज डन बाय द सीपीयू and majority of the operating system follows this runtime address binding. इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो कि दो पार्ट्स में हैं। फर्स्ट इज कंटिगुअस, मतलब एक साथ वन आफ्टर द अदर, और सेकंड इज नॉन कंटिगुअस, मतलब यूजिंग सम स्पेस वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू वैल्यूज। सो कंटिगुअस का मतलब फिक्स पार्टीशन स्कीम्स है और एक वेरिएबल पार्टीशन स्कीम होता है, जबकि नॉन कंटिगुअस में पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग, ये सारे टेक्निक्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कंटिगुअस मेमोरी मैनेजमेंट में फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। सो व्हाट इज दैट? तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस। फिक्स पार्टीशन स्कीम में मेमोरी जो है, दैट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस, बट द साइज ऑफ ईच पार्टीशन में वेरी। इन एवरी पार्टीशन वी कैन स्टोर जस्ट ओनली वन प्रोसेस। किसी भी पार्टीशन में हम केवल एक प्रोसेस स्टोर कर सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रिस्ट्रिक्टेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस इन द मेमोरी। तो द नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं, दे आर लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस इन द मेमोरी। द मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन। तो जो प्रोसेस का मैक्सिमम साइज होगा, सिंस एक पार्टीशन में केवल एक ही प्रोसेस आ सकता है, तो द मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टीशन। जितना मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन
पार्टीशन है उससे ज़्यादा का प्रोसेस हम उसमें नहीं डाल सकते। एवरी पार्टीशन इज एसोसिएटेड विद लिमिट रजिस्टर्स। इसका ये मतलब होता है कि हर पार्टीशन के साथ एक लिमिट रजिस्टर होता है, विच मीन्स दैट ओनली अप टू दिस लिमिट वी कैन स्टोर दी प्रोसेस इनटू दी एवरी पार्टीशन। हम देखेंगे वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, जिसमें हम देखेंगे कि इनिशियली जो पूरा मेमोरी स्पेस होता है दैट इज़ अ सिंगल फुल ब्लॉक। अब कोई प्रोसेस आता है लेट्स से 150K का, तो इट कैन बी शेड्यूल्ड ऑन दिस मेमोरी, एंड देन आता है 200K का, देन इट इज़ अगेन शेड्यूल्ड जब तक कि हो नहीं जाता कंप्लीट जितने सारे हैं। तो दिक्कत ये होती है इसमें कि एक टाइम में ऐसा आएगा जब वी हैव दी स्कैटर्ड स्पेसेस, जैसे कि हमारा 100K का ये ब्लॉक है इसके नीचे एंड 50K कहीं और है। तो इन टोटैलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास 150K है, लेकिन वो स्कैटर्ड है। तो अगर 150K का कोई और प्रोसेस भी आता है तो हम उसे शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। So this is known as the external fragmentation, wherein a time will come when we have scattered spaces but not a continuous free space. So we will not be able to schedule the process, which is known as external fragmentation. अब फ्रेंड्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं अलाइंड, उनको हम एक तरफ ले आए मेमोरी के विदाउट एनी स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन देम, और एक कंटिन्यूस फ्री ब्लॉक फिर से मेमोरी का बन जाए। लेकिन इसको करने में फ्रेंड्स जो हमारे करंटली रनिंग प्रोसेसेस होते हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बिकॉज उनको अंडरगो करना पड़ता है फ्रॉम दी एड्रेस स्पेस। तो दिक्कत इसलिए होती है कि डिस्टर्ब कर देगा रनिंग प्रोसेस को मेमोरी में। सो द कंपैक्शन इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल। तो होता क्या है कि मूविंग ऑल प्रोसेसेस टुवर्ड्स दी टॉप और टुवर्ड्स दी बॉटम टू मेक फ्री अवेलेबल मेमोरी इन अ सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक। तो कंपैक्शन क्या होता है? अनडिज़ायरेबल होता है इम्प्लीमेंट करने के, क्योंकि ये रनिंग प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर देता है। देखेंगे पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक्स। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे पास मोर देन वन प्रोसेसेस होते हैं और उसको हमें मेमोरी में इंसर्ट करना होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मेमोरी में कहाँ फ्रीली अवेलेबल स्पेस है। तो अगर एक से ज़्यादा पार्टीशन अवेलेबल है फ्रीली, तो हम एकोमोडेट कर सकते हैं प्रोसेस को। तो उस किस पार्टीशन में जाएगा ये डिसीजन कौन करता है? ये डिसीजन होता है यूजिंग दी पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक्स। अब पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक्स के भी चार फॉर्म्स हैं। एक तो है फर्स्ट फिट, दूसरा है नेक्स्ट फिट, तीसरा है बेस्ट फिट और चौथा है वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट क्या होता है? हमें उस प्रोसेस को उस पार्टीशन में एलोकेट करना है जो कि ऊपर से नीचे आने पे फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन हो। सफिशिएंट पार्टीशन का ये मतलब होता है कि प्रोसेस को पूरी तरीके से हम उस पार्टीशन में स्टोर कर पाएँ। देन नेक्स्ट फिट भी फर्स्ट फिट की तरह काम करता है, लेकिन जो लास्ट एलोकेशन पॉइंट है उसके बाद से ये देखता है। लास्ट एलोकेशन पॉइंट का ये मतलब होता है कि हमारे पास मान लीजिए 3 प्रोसेसेस हैं, तो सेकंड प्रोसेस को हमने जहाँ पे छोड़ा था, जिस भी पार्टीशन में रखा था, वहाँ से आगे जो फर्स्ट पार्टीशन उसको सफिशिएंट मिलेगी, नेक्स्ट फिट में वो उस पार्टीशन को लेगा। थर्ड इज़ द बेस्ट फिट। तो हम इसमें ये करते हैं कि बेस्ट फिट में हम एलोकेट करते हैं वो पार्टीशन किसी भी प्रोसेस को जिसके कारण उसका लीस्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बिकॉज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज एन ओवरहेड, तो हम उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। चौथा है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट का ये मतलब होता है कि वी नीड टू एलोकेट द प्रोसेस विच गिव्स द मोस्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो हम इसमें ये हाईली अनडिज़ायरेबल चीज़ है, तो हमें इसे मोस्ट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाले को जिसमें होता है उसमें प्रोसेस को एलोकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेजिंग। पेजिंग में चार चीज़ें हैं। एक है लॉजिकल एड्रेस, दूसरा है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तीसरा है फिजिकल एड्रेस और चौथा है फिजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसको हम बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है उसको हम वर्ड्स या बाइट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फिजिकल एड्रेस को बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस को बाइट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इन चारों का क्या मतलब होता है? सीपीयू जब भी जनरेट करता है तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल एड्रेस में होता है। इसलिए हमें मैपिंग करने के लिए हम पेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लॉजिकल एड्रेस 39 बिट्स है
तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितनी होगी 2 to the power 39 वर्ड्स, अगर ये वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है तो। सिमिलरली अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस 256 M वर्ड्स है तो लॉजिकल एड्रेस कितना होगा 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 20 विच इज़ 8 + 20 विच इज़ 28 बिट्स। अब फ्रेंड्स एक्चुअल प्रोसेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस में अवेलेबल होता है और सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू कांट डायरेक्टली एक्सेस द प्रोसेस फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस, तो सीपीयू क्या करता है वो प्रोसेस को डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस से डायरेक्टली पिकअप नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस में होता है। तो इसी मैपिंग को, मैपिंग द लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इज नोन एज पेजिंग। तो हम इसी मैपिंग को जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस में होती है इसको मैपिंग कहते हैं, जिसमें हमारा दो पार्ट होता है, एक फ्रेम नंबर होता है और एक ऑफसेट होता है। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने देखा था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है एंड फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो आज हम देखेंगे एक जनरल फॉर्म ऑफ नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जिसके थ्रू कंप्यूटर्स में काम होता है। तो सबसे पहले है हमारा सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, एक m बिट का लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। अब लॉजिकल एड्रेस इज ऑलवेज डिनोटेड इन बिट्स, तो m बिट्स का लॉजिकल एड्रेस देता है। सिंस द लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ m बिट्स, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होगा दैट विल बी ऑफ 2 to the power m साइज। तो 2 to the power m सेल्स और 2 to the power m लोकेशंस विल बी देयर। नाउ फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस कैसे जनरेट होता है, यूजिंग द फिजिकल एड्रेस जो कि n बिट्स का है यहाँ पे। तो 2 to the power n सेल्स होंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस में। एंड सिमिलरली इन दोनों को जो कनेक्ट करता है दैट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इसका क्या काम होता है, ये लॉजिकल एड्रेस को लेके लेता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस स्पेस इन द मेमोरी, ताकि हमें एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस और डेटा मिल पाए। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगली क्लास में हम देखेंगे पेजिंग से कैसे हम रिड्यूस करते हैं चीज़ों को एंड हाउ पेजिंग इज यूजफुल इन मेमोरी एलोकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे ऑर्गेनाइज होता है पेजिंग में। तो द फर्स्ट पार्ट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस इन पेजिंग। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है, तो उससे लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है 2 MB। देन लॉजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस विच इज लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 MB विच इज इक्वल टू 21 बिट्स। फिर हम कंसिडर करेंगे कि पेज साइज कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू 1 MB। Now the number of pages that will be there, that will be equal to logical address space divided by page size, which is equal to 2 MB divided by 1 MB which is equal to 2। तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में दो पेजेस होंगे हमारे पास, given that logical address space is 2 MB and page size is 1 MB। तो पेज नंबर जो होगा that will be log to the base 2 of number of pages, so that will be equal to 1 bit। मतलब हम एक बिट से अपने पेजेस को डिनोट कर सकते हैं, that is 0 for P0 and 1 for P1। then page offset क्या होगा, it is log to the base 2 of page size which is equal to 20 bits। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ पेजेस और पेज ऑफसेट को मिला के हमारा लॉजिकल एड्रेस बनता है। तो लॉजिकल एड्रेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस बिट्स एंड पेज ऑफसेट बिट्स। so in totality it will be equal to 21 which is also equivalent to logical address space का log to the base 2। फिजिकल एड्रेस स्पेस हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस में हम देखेंगे कि कैसे हम पेज साइज, फ्रेम साइज वगैरह निकालते हैं। तो लेट्स से द फिजिकल एड्रेस स्पेस साइज इज 2 MB एंड पेज साइज इज 1 MB। तो फिजिकल मेमोरी जो होती है फ्रेंड्स दैट इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स एंड द फ्रेम साइज इक्वल टू द पेज साइज। सो द फ्रेम साइज विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 MB। अब फ्रेम्स अगर हम देखें तो फ्रेम्स में क्या स्टोर होता है, तो फ्रेम्स में पेजेस स्टोर होते हैं एंड दीज पेजेस कैन बी इन एनी ऑर्डर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर कंटिग्यूअस, दे कैन बी इन एनी ऑर्डर। तो जब अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ईच फ्रेम्स स्टोर 1 पेज, तो कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय द फ्रेम साइज। So physical address space is 2 MB, so 2 into 2 to the power 20 divided by frame size is 1 MB, so 1 into 2 to the power 20 which is equal to 2। So the frames will be equal to 2 and the frame number, that is number of bits required for the number of frames,
दैट विल बी इक्वल टू log टू द बेस 2 विच इज़ अगेन 1। तो केवल एक बिट से हम सारे फ्रेम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। सो दी 0th फ्रेम नंबर एंड दी 1th फ्रेम नंबर। अब फ्रेम ऑफसेट जो होगा फ्रेंड्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू log टू द बेस 2 ऑफ फ्रेम साइज विच इज ऑल्सो इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ पेज साइज विच इज 20। तो अगर हम टोटल अपना फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल एड्रेस देखें तो किस फॉर्मेट में होगा ये, फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। सो द फ्रेम नंबर इज 1 bit and frame offset is 20 bits, so in totality we have 21 bits. So friends, which is also equivalent to 2 MB that is here. इस वीडियो में हम देखेंगे पेज टेबल कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो पेज टेबल, लेट से हमारे पास 8 वैल्यूज हैं फ्रेम्स की, तो द पेज टेबल विल कंटेन द नंबर ऑफ द पेजेस टाइम्स द नंबर ऑफ द सेल्स। सो P0 से लेके P7 तक होगा और उतने ही हमारे पास सेल्स हो जाएंगे। ईच पेज टेबल सेल स्टोर्स द फ्रेम नंबर। तो ये हो जाएगा F1, देन P2 में लेट्स से वी हैव F4, P6 में है वी हैव F6 एंड P7 में है F3। तो पेज टेबल entry contains the frame number in which the page is present. For every process there is one page table and all these page tables are stored in the physical memory for all the processes. अब इन जनरल होता क्या है फ्रेंड्स कि CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। लेट्स से द पेज नंबर इज 7, सो द पेज नंबर इज P7 बिकॉज 111 इज गिवन हियर। नाउ P7 कंटेन्स फ्रेम नंबर 3। तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये पेज नंबर 7 जो है, जो कि फ्रेम नंबर 3 को होल्ड कर रहा है, तो फिजिकल मेमोरी में हमें फ्रेम नंबर P3 F3 पे जाना पड़ेगा एंड देन यूजिंग द सेम ऑफसेट एज गिवन इन द लॉजिकल एड्रेस हमें उस ऑफसेट पे जाना पड़ेगा ताकि हम उस मेमोरी सेल पे पहुंच पाए एंड वी कैन रीड द डेटा। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर कि F3 is located in the physical memory and D is same as the logical address. So we go in the physical memory at F3 and take the offset D to get the required memory cell and read the data. तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे पेजिंग की परफॉर्मेंस कैसे होती है। हमने देखा था कि पेज टेबल होता है हमारा जो कि मेन मेमोरी में स्टोर्ड है और एक फिजिकल मेमोरी हमारी होती है जो कि मेन मेमोरी को हम डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास केवल पेज टेबल है और मेन मेमोरी है तो टोटल एक्सेस टाइम जो होगा दैट विल बी 2 times दी मेमोरी एक्सेस टाइम। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हमें पेज टेबल एक्सेस करना पड़ेगा जो कि मेन मेमोरी में स्टोर्ड होता है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट प्लस द मेमोरी एक्सेस टाइम इन ऑर्डर टू गेट दी फ्रेम नंबर एंड दी ऑफसेट। तो 2 इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम हो जाएगा द टोटल एक्सेस टाइम। इसको कम करने के लिए हम ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर यूज करते हैं। तो लेट द टाइम टू एक्सेस द मेमोरी बी A and the time to access the TLB, that is translation leukocyte buffer, will be equal to B and hit ratio is H। hit ratio का मतलब कि कितनी बार ट्रांसलेशन leukocyte buffer में वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो that will be equal to A and the time for accessing the TLB actually is equal to B. So the total access time will be hit into A plus C. Why A? Because at the last we need to take up the memory plus C means the TLB access time plus 1 minus H, इसका मतलब मिस हो रहा है, then it will be again we will be looking into the translation leukocyte buffer C plus 2A. So total will be H into A plus C plus 1 minus H into C plus 2A. तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पेजिंग की परफॉर्मेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का ये मतलब होता है बेसिकली कि हमारे प्रोग्राम के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि लेट से हमारे पास है मेन फंक्शन, तो वो एक सेगमेंट हो गया। दूसरा हमारा 2 फंक्शंस और बन रहा है इसके अंदर, फंक 1 फंक 2, तो ये 2 अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। तो जितने ऐसे इंडिपेंडेंट पार्ट्स होंगे फ्रॉम अ गिवन प्रोग्राम उनको हम एक फंक या सेगमेंट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो होता है सेगमेंटेशन में दैट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड यूजर व्यू जो होता है मेमोरी एलोकेशन का ये उसको डिनोट करता है। अब यूजर व्यू क्या होता है मेमोरी एलोकेशन का? जब भी कोई हम प्रोग्राम देखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट फंक्शंस विच आर प्रेजेंट। तो हर फंक्शन को हम एक सेगमेंट के तौर पे देख सकते हैं। तो दैट इज नोन एज द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन। अब अगर हम फ्रेंड्स इसमें देखें कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है
है वो कैसे डिनोट होता है। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और इन सेगमेंट्स का साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे पेजिंग में हमारे सारे पेजेस का साइज सेम होता था, लेकिन इसमें सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हर सेगमेंट का साइज अलग अलग हो सकता है। तो जैसे हमने सेगमेंट 0 देखा, इसका जो एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट हुआ और इसका साइज है 100 बाइट्स, तो 100 तक गया। देन सेगमेंट 1 300 से स्टार्ट हुआ और 350 पे खत्म हुआ, तो इसका साइज है 50 बाइट्स। सिमिलरली सेगमेंट 2 का है 125 बाइट्स। तो ये फिजिकल एड्रेस स्पेस ये ऐसे डिनोट होता है और ये कंटिगुअस नहीं होता है। दूसरी चीज़ की जो फिजिकल एड्रेस स्पेस होता है, दैट इज इट फॉलोज द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का क्या मतलब होता है, सिंस द साइज ऑफ द सेगमेंट्स इज डिफरेंट, तो स्टार्टिंग में हम फिजिकल एड्रेस स्पेस को अ सिंगल होल चिप की तरह ट्रीट करते हैं, एंड देन वी मेक सेगमेंट्स और वी फिट सेगमेंट्स इनटू द पार्ट्स व्हिच आर देयर। तो इसी की वजह से ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर कर सकता है। अब तीसरी चीज जो देखते हैं हम वो सेगमेंट टेबल देखते हैं। तो सेगमेंट टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं, एक तो बेस वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब कहाँ से कोई सेगमेंट स्टार्ट हुआ वो वाली वैल्यू, और उस सेगमेंट का क्या साइज है, दैट वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द लिमिट। तो सेगमेंट 0 के लिए 0 से स्टार्ट हुआ 100, सेगमेंट 1 के लिए ये 300 से स्टार्ट हुआ एंड 50, एंड सेगमेंट 2 के लिए ये 350 से स्टार्ट हुआ एंड 125। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेगमेंटेशन। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे पेजिंग विथ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज गेट इज कंसर्न। में हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी एंड हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड द फिजिकल एड्रेस स्पेस इज देयर। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है फ्रेंड्स, इसको अगर सरल भाषा में अगर हम समझें तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास अगर प्रोग्राम साइज ग्रेटर देन द फिजिकल मेमोरी साइज है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी एग्जीक्यूट कर पाते हैं उस प्रोग्राम को फ्रॉम द गिवन फिजिकल अमाउंट ऑफ मेमोरी। सो इट गिव्स अ सेंस ऑफ परसेप्शन दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी इज अवेलेबल फॉर रनिंग द प्रोसेसेस विच हैव टोटल साइज ग्रेटर देन द फिजिकल मेमोरी साइज। तो लेट्स से हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज है 2 MB, वर्चुअल एड्रेस स्पेस का साइज है 4 MB एंड पेज साइज इज 1 MB। अब वर्चुअल एड्रेस स्पेस का साइज 4 MB है, इसका ये मतलब है कि टोटल जो प्रोग्राम साइज है अगर हम कंसिडर करें, सो लेट सपोज कि प्रोग्राम साइज भी 4 MB है, तो आगे हम देखेंगे कैसे इस 4 MB प्रोग्राम को हम 2 MB फिजिकल एड्रेस स्पेस से रिकवर कर सकते हैं। सो ड्रॉइंग आउट द फिजिकल एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस, तो नंबर ऑफ पेजेस इन वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना होगा, 4 MB डिवाइडेड बाय 1 MB, बिकॉज 1 MB इज द पेज साइज, सो इट विल बी इक्वल टू 4, तो that is P0, P1, P2, P3. Again, number of frames in physical address space is 2 MB divided by 1 MB, which is equivalent to 2. So that is in the frame number 0 and frame number 1. तो virtual address space and physical address space, तो केवल 2 पेजेस स्टोर हो सकते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस में। तो बाकी के पेजेस कहाँ पे रहेंगे, बाकी के पेजेस हमारे एज यूजुअली डिस्क पे रहेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें नोटवर्दी पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे पेजेस हैं फॉर अ गिवन प्रोग्राम, वो सारे पेजेस डिस्क में स्टोर्ड रहते हैं, और जब हम कोई पेज मान लीजिए एलोकेट भी करते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस को, तो वो उसकी कॉपी जाके एलोकेट होती है ऑन द डिस्क, नॉट द एक्चुअल पेज। तो अगर इसीलिए हमारा पेजेस में कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस में, तो उस चेंजेस को हमें फिर डिस्क में भी करना पड़ता है, अदरवाइज इट रिमेन्स डर्टी। So as you can see that only 2 pages are stored in PAS and rest usual are stored on the disk. तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने देखा था कि वर्चुअल मेमोरी कैसी होती है और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है वर्चुअल एड्रेस स्पेस का। हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो कुछ पेजेस हम लोड कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में एंड उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे अगर हमारा फिजिकल मेमोरी का साइज़ कम भी है, तो भी हम ज़्यादा बड़े साइज़ के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे रिलेटेड टू द सेम वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्क शुड बी लार्ज इनफ टू स्टोर ऑल पेजेस ऑफ अ गिवन प्रोसेस। ये फ्रेंड्स इसका ये मतलब होता है बेसिकली कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम लें और उसमें नंबर ऑफ पेजेस जो है किसी प्रोसेस के वो लेट्स से x हैं, तो डिस्क शुड बी केपेबल इनफ या उसका साइज ग्रेटर देन इक्वल टू x होना चाहिए, तभी वो सारे पेजेस को स्टोर कर पाएगा। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रोग्राम को ना तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे और ना ही स्टोर कर पाएंगे। तो whatever pages we load on the main memory we load them,
तो हमें इसका ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 8 पेजेस हैं, तो हम मेन मेमोरी में अगर केवल 2 पेजेस भी स्टोर कर रहे हैं क्योंकि 2 फ्रेम्स हैं, तो हम उसी से स्टार्ट कर लेंगे। एट द स्टार्ट वी लोड अ रैंडम पेजेस इन द फिजिकल मेमोरी, देन एज रिक्वायर्ड बाय सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन वी ब्रिंग द पेजेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग में हम कुछ रैंडम पेजेस एलोकेट कर देंगे फिजिकल मेमोरी में, और जैसे हमें और पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं एक पेज को दूसरे पेज से इनटू द फिजिकल मेमोरी। अब दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स की फ्रॉम पेज टेबल पॉइंट ऑफ व्यू, अपार्ट फ्रॉम हैविंग द फ्रेम नंबर वी आल्सो हैव द वैलिड इनवैलिड बिट। तो वर्चुअल मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो दो चीज़ें होती हैं पेज टेबल में, एक तो फ्रेम नंबर होता है और दूसरा वैलिड इनवैलिड बिट। अब ये वैलिड इनवैलिड बिट क्या होता है, ये एक ऐसा बिट होता है जो कि बताता है कि मेन मेमोरी में जो हमारे पेजेस हैं वो चेंज हुए हैं कि नहीं। इन केस अगर चेंज होंगे तो उनको हमें सेकेंडरी मेमोरी में भी चेंज करना पड़ेगा एंड देन हम ट्रांसफर करेंगे एक पेज को दूसरे पेज से। तो the same has been written here कि the valid or the invalid bit indicates that the current page which we are looking in the virtual address space is present in main memory or not and has been modified or not। अगर वो main memory में present होता है और modify नहीं होता है तब हमें कुछ disk में change करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर main memory में होता है और changes भी हैं उस पेज में तो हम shift करने से पहले वो सारे changes उसमें डिस्क में जो भी पेजेस हैं रेलेवेंट पेजेस उसमें चेंज करेंगे। फिर तीसरी चीज़ है फ्रेंड कि इफ़ पेज इज प्रेजेंट इन दी फ्रेम्स देन इट रिप्रेजेंट्स अ हिट, एंड इफ पेज इज नॉट प्रेजेंट देन इट रिप्रेजेंट्स अ मिस और द पेज फॉल्ट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि अगर हमारे पेज प्रेजेंट है फिजिकल मेमोरी में तो उसको हम पेज हिट बोलेंगे। हिट का मतलब कि एज सून एज वी ट्राई टू टेक अप द पेज वी गेट द पेजेस इन द फिजिकल मेमोरी using the frames, and if the page is not present then it represents a page miss or the page fault। पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिगार्डिंग टू द वर्चुअल मेमोरी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पेज फॉल्ट सर्विस कैसे होती है। तो पेज फॉल्ट का ये मतलब होता है कि जो पेज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी से वो फिजिकल मेमोरी में, तो वो पेज प्रेजेंट ना हो फिजिकल मेमोरी में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो द प्रोसेस कॉजिंग द पेज मिस इज केप्ट ब्लॉक्ड। जो प्रोसेस पेज मिस कर रहा है उसको हम ब्लॉकिंग स्टेट में रखते हैं। ओएस इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिस, और ओएस को इन्फॉर्म किया जाता है इस पेज फॉल्ट से रिलेटेड। तो ओएस क्या करता है, ये डेलीगेट करता है इंफॉर्मेशन टू द डिस्क मैनेजर कि हमको एक रिक्वायर्ड पेज चाहिए फ्रॉम दी सेकेंडरी मेमोरी और दी डिस्क। तो डिस्क मैनेजर क्या करता है, डिस्क मैनेजर रीड करता है उसी पेज को डिस्क से और वो हैंड ओवर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब अगर फिजिकल मेमोरी में फ्रेम एम्प्टी है या अवेलेबल है तो उस पेज को हम उस अवेलेबल स्लॉट में पुट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रेम्स प्रेजेंट हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाएंगे और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से हम क्या करेंगे, किसी गिवन फ्रेम को पेज डी एलोकेट करेंगे एंड देन हमारा जो मिसिंग पेज था उसको एलोकेट करेंगे। अब ये करने के बाद हमें पेज टेबल में भी चेंज करना पड़ेगा। पेज टेबल में चेंज करने का क्या मतलब है कि गिवन फ्रेम नंबर पे कौन सा किस पेज को किस फ्रेम नंबर पे हमने अभी रखा है उसकी इंफॉर्मेशन, और वो वैलिड या इनवैलिड बिट है उसकी इंफॉर्मेशन। और जब ये हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, प्रोसेस को अनब्लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये देखा था हमने पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी की परफॉर्मेंस और कुछ न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। व्हाट इज इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम? इट इज़ द पेज फॉल्ट रेट। पेज फॉल्ट का मतलब कि मिस हुआ है इन दी फिजिकल एड्रेस स्पेस इनटू द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम और मिस सर्विस टाइम प्लस 1 माइनस पेज फॉल्ट रेट या मिस रेट इनटू या हिट रेट इनटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। सो वी आर कंसिडरिंग बोथ द मिस एज वेल एज द हिट, and if it is the page fault rate is taken as p, then the hit rate will be 1 minus p. So now coming on to a numerical, consider a system with hit ratio of 99% and page fault service time of 10 millisecond. Main memory access time is 1 millisecond. What is the effective memory access time? So effective memory access time will be equal to the hit ratio, that is 0.99 into main memory access time, that is 1, plus
page fault service time 10 into the miss rate, that is 1 minus 0.99, which is 0.01. So it will be 0.99 into 1 plus 0.01 into 10. We can calculate ahead then. Now the second question is, suppose an instruction takes I mu second and an additional j mu second if page fault occurs. If page fault occurs on every average k instructions, what is the effective instruction access time? So effective instruction access time will be equal to the page fault rate. If on average k instructions we have the page fault, so for one instruction how much it will be? 1 by k. So 1 by k into I plus j, because we take I mu seconds for normal and j mu seconds when the page fault. So 1 by k into I plus j plus 1 minus 1 by k into just the instruction, because it is hit in the main memory, that is I. So we can calculate now ahead. वीडियो में हम देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग दिया हुआ है और 3 फ्रेम्स हैं। अब हमें इसमें पेज फॉल्ट निकालना है। तो सबसे पहले आएगा 7, तो 7 प्रेजेंट नहीं है फ्रेम में, इसलिए पेज फॉल्ट है। 0 पे अगेन पेज फॉल्ट है, 1 पे अगेन पेज फॉल्ट है, 2 पे अगेन पेज फॉल्ट है, तो 7 रिमूव होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आता है वो रिमूव होता है। देन 0 है तो ये हिट हुआ, देन 3 है तो ये फिर 0 हटेगा, तो इट विल बी अ पेज फॉल्ट। देन 0 है, देन अगेन पेज फॉल्ट, देन 4 है, अगेन पेज फॉल्ट, देन 2 है तो अगेन इट विल बी अ पेज फॉल्ट, 3 है तो अगेन इट विल बी अ पेज फॉल्ट, 0 है तो इट विल बी अगेन अ पेज फॉल्ट, 3 है तो इट विल नॉट बी अ पेज फॉल्ट, इट विल बी अ पेज हिट, 2 है तो अगेन इट विल बी अ पेज हिट, 1 है देन इट विल बी अ पेज फॉल्ट, 2 है तो अगेन इट विल बी अ पेज फॉल्ट, 0 है तो अगेन इट विल बी अ पेज हिट, देन 1 है अगेन इट विल बी अ पेज हिट, 7 है देन अगेन इट विल बी अ पेज फॉल्ट, देन 0 है, 0 यहाँ पे देख रहे हैं हम, अगेन अ पेज फॉल्ट, एंड देन 1 है देन अगेन अ पेज फॉल्ट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम पेज फॉल्ट और पेज हिट देख के इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स निकाल सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है कि इसमें कितने पेज फॉल्ट्स हैं आपको ये निकालना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जो कि ये कहता है कि इन द इवेंट ऑफ पेज फॉल्ट, जब भी पेज फॉल्ट अकर करेगा तो जिस पेज के लिए पेज फॉल्ट अकर किया है, इफ़ इट इन केस इट्स नॉट इन द फिजिकल मेमोरी, तो हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि मैक्सिमम टाइम तक फ्यूचर में न यूज़ हो। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग में 7 आया, तो 7 विल बी अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट जितने भी हो रहे हैं वो स्टार से डिनोटेड है। देन 0 आया तो 7 0 विल बी अ स्टार, इट विल बी अ पेज फॉल्ट। देन 1 अगेन इट विल बी अ पेज फॉल्ट, देन 2 अगेन इट विल बी अ पेज फॉल्ट, देन 0 आया, 0 इज अ पेज हिट। अब 3 आया तो 3 विल बी अ पेज फॉल्ट। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा ऑप्टिमल में? जो मैक्सिमम टाइम तक ना यूज़ हो। तो मैक्सिमम टाइम तक हम देख रहे हैं कि 7 नहीं यूज़ हो रहा है, 7 सबसे लास्ट में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ नॉट यूज फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो 7 को हम रिप्लेस करेंगे 3 से, तो 3 0 1 2 आ गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आया 0, तो 0 इज़ अ हिट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आए तो 4 आया, तो 4 विल बी अ पेज फॉल्ट, तो 1 को हम हटाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट यूज फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, तो ये भी एक पेज फॉल्ट हो जाएगा। देन आया 2, सो 2 विल बी अ पेज हिट। देन आया 3, 3 विल बी अ पेज हिट। 0 आया, 0 विल बी अ पेज हिट। 3 आया तो 3 विल बी अ पेज हिट। 2 आया तो 2 विल अगेन बी अ पेज हिट। 1 आया, अब जब फ्रेंड्स यहाँ पे 1 आया है तो ये हमारा क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। तो हम कौन सा रिप्लेस करेंगे? 3 को रिप्लेस करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो हमने 1 को लिख दिया। फिर 2 आया तो 2 विल बी अ पेज हिट, 0 विल बी अ पेज हिट, 1 विल बी अ पेज हिट। देन 7 आया, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 नहीं यूज़ हो रहा है इन द फ्यूचर, तो 7 आया यहाँ पे, तो 7 को हम कर देंगे एंड दिस विल बी अ पेज फॉल्ट। तो अगेन 0 आया तो 0 इज़ अ पेज हिट, एंड 1 आया तो 1 इज़ अ पेज हिट। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स तो टोटल हमारे पास पेज फॉल्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो टोटल 8 पेज फॉल्ट्स हमारे पास हो गए।
वीडियो में हम देखेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। तो इसमें होता ये है फ्रेंड्स कि अगर पेज फॉल्ट आता है तो हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि पास्ट में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा। लीस्ट रिसेंटली यूज का होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक पेज रेफरेंस है 1 और एक पेज रेफरेंस है 2, तो और पेज फॉल्ट अकर किया तो हमारा ये होगा कि 1 और 2 में से जो सबसे लेटेस्ट यूज़ होगा उसको हम नहीं हटाएंगे, जो सबसे कम लेटेस्ट यूज़ हुआ होगा उसको हटाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया स्ट्रिंग 7, तो 7 वॉज नॉट देयर, तो ये पेज फॉल्ट हुआ। 0 आया, फिर पेज फॉल्ट हुआ। 1 आया, फिर पेज फॉल्ट हुआ। अब जब 2 आएगा तो 2 अगेन पेज फॉल्ट है, तो इसमें हम कौन सा रिमूव करेंगे? जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। अब 1, 0 और 7 में कौन सा सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है? 7 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, इसलिए हम 7 को हटाएंगे और 2 को यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर 0 आया तो 0 इज़ अ हिट। फिर 3 आया तो 3 इज़ अगेन अ पेज फॉल्ट, तो इसमें हम किसको हटाएंगे? इसमें हम 1 को हटाएंगे क्योंकि द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड अमंग देम इज़ 1। तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया। अब आया 0, तो 0 इज़ अ पेज हिट। एंड देन आया 4, 4 अगेन इज़ अ पेज हिट। देन आया 2, तो हम 3 को हटा के 2 को प्लेस करेंगे। देन आया 3, अगेन 0 को हटा के 3 को प्लेस करेंगे। देन अगेन आया 0, तो 4 को हटा के 0 को प्लेस करेंगे। देन आया 3, तो दिस इज़ अ पेज हिट। फिर आया 2, पेज हिट। 1 आया तो हम 0 को हटा के 1 को प्लेस करेंगे, विच इज़ अ पेज फॉल्ट। फिर उसके बाद 2 आया तो दैट इज़ अ पेज हिट। फिर 0 आया तो दैट इज़ अ पेज फॉल्ट। तो लीस्ट रिसेंटली यूज इसमें 3 है, इसलिए 3 को हटा के 0 को प्लेस करेंगे। देन अगेन आया 1, तो दैट इज़ अ पेज हिट। 7 आया तो 2 को हटा के 7 को प्लेस करेंगे। 0 आया तो दैट इज़ अ पेज हिट। 1 आया, दैट इज़ अ पेज हिट। अब फ्रेंड्स आपके लिए एक टास्क है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं ये आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स जो होगा दैट विल डिनोट कि कितना ओवरहेड हमारा होगा। वीडियो में हम देखेंगे फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज़। मतलब कि जैसे कोई भी फाइल है उसमें जो एंटिटीज़ या उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। अब हम देखते हैं कि फ़ाइल का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। एट्रीब्यूट सबसे पहले हम देखेंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दैट इज़ गिवन बाय नेम, साइज, टाइप, क्रिएशन डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड लोकेशन। इसमें लास्ट मॉडिफाइड डेट वो होता है जब लास्ट उसको चेंज किया गया था, और क्रिएशन डेट इज़ द फर्स्ट टाइम क्रिएशन जब हुआ था उसका डेट। देन वी हैव फाइल टाइप्स। तो अलग अलग जो एक्सटेंशंस होते हैं अलग अलग टाइप्स के फाइल्स को डिनोट करते हैं, जैसे .doc, .xls, .png फॉर फोटोज, .jpg अगेन फॉर इमेजेस, .c, .py। अब ऑपरेशंस हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्रिएट अ फाइल, ओपन अ फाइल, राइट टू द फाइल, रीड टू द फाइल, मॉडिफाई अ फाइल, ट्रंकेट, रीनेम एंड अपेंड। फिर है एक्सेस मेथड्स। तो एक्सेस दो तरीके से हम करते हैं। एक तो रैंडम एक्सेस जिसमें किसी भी फाइल के किसी भी लाइन को रीड किया जाता है, जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस तो इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक डायरेक्शन में रीड करेगा। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिंगल लेवल डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है कि सर्च टाइम फॉर अ गिवन फाइल विल इंक्रीज। तो अगर एक फाइल है तो उसमें जितने भी सर्चेस लगेंगे वो बढ़ जाएंगे। वी कैनॉट हैव टू फाइल्स विद द सेम नेम। इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि सिंस सिंगल लेवल ही होता है तो डायरेक्टरीज सिंस सिंगल लेवल की हैं तो उस पर जो फाइल्स एसोसिएटेड होते हैं उनको हम सेम नहीं दे सकते, उनका नाम सेम नहीं हो सकता। ट्री लेवल डायरेक्टरी। ट्री लेवल डायरेक्टरी में ये होता है कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनने का ये मतलब है कि जैसे एक नोड है तो उस नोड के दो चिल्ड्रन हैं यहाँ पे, उन और उस दो चिल्ड्रन है उसमें सेकंड चिल्ड्रन जो है अगेन एक डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें सर्च टाइम कम हो जाता है। अगर हम कोई फाइल को जैसे यहाँ पे चेंज करते हैं तो अगर इसी फाइल को कहीं दूसरी जगह भी स्टोर किया गया है कंटेंट, तो वहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली चेंज करना पड़ेगा। अब इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हमारा असाइक्लिक फाइल स्ट्रक्चर आया, जिसमें हम फाइल शेयरिंग अलाउ करते हैं। तो अगर हम एक फाइल को किसी गिवन प्लेस पे चेंज करते हैं और वो शेयर्ड है तो चेंज हमेशा क्या होगा कि दूसरे जगह पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि फ़ाइल क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल्स, और आगे हम देखेंगे फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टफ़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक टू दिस
this video and please subscribe to my channel. And till then, thank you and bye for all.